पिछले क्लास में हम लोगों ने वायुमंडलीय दाब की बात की थी और हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विभिन्न पहलुओं की बात करने जा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही धरातल पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, जिसे आप विंड के रूप में जानते हैं। न सिर्फ विंड बल्कि ओशन करेंट्स और कई अन्य सर्कुलेशन भी इसी कारण से होता है। प्रेशर में मरकरी बैरोमीटर की हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, जिस बैरोमीटर के द्वारा प्रेशर मेजर किया जाता है। मरकरी बैरोमीटर में जो स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर होता है वह 1013 मिलीबार होता है, 1013.2 मिलीबार होता है, जिसको दूसरे शब्दों में 29.92 इंचेज ऑफ मरकरी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि मरकरी के ट्यूब में आप देखें तो ये 1013.2 मिलीबार यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसकी ऊंचाई 29.92 इंच होगी, यानी दोनों बराबर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 76 सेंटीमीटर होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सिंपल जार में मरकरी भरा हुआ है और एक वैक्यूम ट्यूब इसके ऊपर उल्टी रखी हुई है। जैसे जैसे एयर का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इस ट्यूब में मरकरी की ऊंचाई बढ़ेगी। यदि मरकरी की ऊंचाई 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वायु दाब ज़्यादा है या एयर प्रेशर ज़्यादा है। यदि इसकी अपेक्षा ये कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ यह कम दबाव डालेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ कम है। तो 29.92 से यदि ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, यदि उससे कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। दूसरी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, इस बढ़ते हुए ऊंचाई के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्थिति क्या होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि धरातल पर जैसे जैसे यहाँ 0 किलोमीटर की ऊंचाई पर है या धरातल पर है, तो यहाँ औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार है और इस 1013.2 मिलीबार का जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रेशर कम होता जा रहा है यहाँ। और हम कह सकते हैं कि ऊंचाई और वायुमंडलीय दाब का विलोम संबंध है, यानी ऊंचाई यदि बढ़ा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। उसका कारण क्या है? तो सिंपल कारण आप ये देख सकते हैं कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा एयर प्रेशर होगा। और मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा घनत्व धरातल पर इसलिए है कि धरातल पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है, यह प्रत्येक कण को अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से एयर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा यहाँ होंगे, इसलिए प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। गुरुत्वाकर्षण जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा और एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी या घनत्व कम होता जाएगा और स्वाभाविक रूप से वहाँ प्रेशर कम होगा। तो पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होता जा रहा है डेंसिटी, और उस कारण से इसमें बदलाव आ रहा है। दूसरी बात जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कि वायु दाब को हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो हम कहते हैं वायु के स्तंभ का भार। तो वायु के स्तंभ का भार का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, तो सपोज आप 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ वायु का स्तंभ छोटा है, यहाँ से यहाँ तक ही है, जबकि यदि 0 किलोमीटर पर है तो वायु का स्तंभ यहाँ लंबा है। तो स्तंभ जितना लंबा
वायु का भार उतना ज़्यादा, यानी कि वायु दाब उतना ही ज़्यादा। स्तंभ जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाएंगे वैसे वैसे वायु का स्तंभ छोटा होता जाएगा, और इसलिए वो उसका वजन या उसका भार या उसका घनत्व कम होता जाएगा। तो ये जो एयर प्रेशर है, इस प्रेशर में आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ये जो चेंज है उसका कर्व इस तरह का बन रहा है, और अपर थोड़ा लेवल पे जाते हैं 250 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे, तो ये इसका कर्व थोड़ा और ज़्यादा वर्टिकल हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हॉरिजेंटल वेरिएशन, यानी कि क्षैतिज रूप से पृथ्वी पर यदि हम मूव कर रहे हैं तो क्षैतिज रूप से मूव करने पर इसमें क्या बदलाव आता है। और दूसरी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि यदि हम पृथ्वी पर से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है। तो ये हॉरिजेंटल वेरिएशन जो है वो डिटरमाइन होता है टेम्परेचर से और दूसरा मोशन ऑफ एटमॉस्फेयर से। तो दो फैक्टर हो गए, पहला थर्मल फैक्टर और दूसरा डायनामिक फैक्टर। थर्मल फैक्टर का मतलब हुआ तापजनित, डायनामिक फैक्टर का मतलब हो गया गतिजनिक, गति के कारण। तो अब थर्मल फैक्टर में हम देखते हैं कि जहाँ पर सूर्य से हमें ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होंगे, उनका घनत्व कम होगा, और स्वाभाविक रूप से वहाँ पर डेंसिटी के कम होने से या हवा के गर्म होकर के ऊपर उठने से वहाँ पर प्रेशर लो होगा। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है थर्मल फैक्टर के आधार पर, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो किरणों का आपतन कोण है पृथ्वी पर, वह तिरछा होता जाएगा, वहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त करेगा वो एरिया, और वो ठंडा होता जाएगा। ठंडा होने का मतलब हुआ एयर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा डेंस होना, ज़्यादा घनीभूत होना, और स्वाभाविक रूप से वहाँ पर एयर डेंसिटी के बढ़ने के कारण एयर प्रेशर अधिक होगा। तो कोल्ड एयर इज मोर डेंस एंड वांट्स टू सिंक, क्रिएटिंग हाई प्रेशर नियर द पोल्स। जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर ऊपर से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे मूव करेंगे, सिंक करेंगे, और वहाँ पर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगा और एयर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। हॉट एयर या वार्म एयर क्या होता है, वो उसकी टेंडेंसी होती है जैसे वो गर्म होगा वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगेगा, और स्वाभाविक रूप से नीचे वाले जगह पर वहाँ प्रेशर कम होता जाएगा। डायनामिक फैक्टर में क्या होता है कि गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रेशर में वेरिएशन होता है। तो सब ट्रॉपिक्स जो है वहाँ पर हाई प्रेशर का बनना, और सब पोलर रीजन जैसे 40 से 60 डिग्री नॉर्थ के पास लो प्रेशर का बनना, ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बनता है। चूँकि यदि हम इसको देखें कि सिर्फ थर्मल फैक्टर काम करता तो सबसे लो प्रेशर इक्वेटर पर होता, सबसे हाई प्रेशर पोल पर होता, और इक्वेटर से पोल की तरफ सतत रूप से दबाव में परिवर्तन आता। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में अल्टरनेट अरेंजमेंट है, पहले इक्वेटर पर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, और फिर पोल पर हाई प्रेशर। तो दो जो जोन है वो डायनेमिक फैक्टर के कारण है, सब ट्रॉपिक्स एंड सब पोलर रीजन, और बाकी जो है वो दूसरे कारण से या तापजनित है। अब बेसिक प्रेशर सिस्टम में यदि हम देखते हैं तो लो और हाई दो स्थिति हो सकती है। यदि सेंटर में या केंद्र में बेहद ही कम दबाव है तो उसको हम लो कहेंगे, और वहाँ पर हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे साइक्लोन एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रेशर लो होता है। दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं एंटी साइक्लोन का, जिसके सेंटर में हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर इसलिए होता है कि ऊपर से नीचे धरातल की ओर हवा
में सब्सिडेंस होता रहता है या हवा नीचे आती रहती है और उसके फलस्वरूप वहाँ हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें दो फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, पहला कन्वर्जेंस और दूसरा डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में दो स्थिति है। सबसे पहली स्थिति ये है यहाँ साइक्लोन की, और यहाँ पर दो तरफ से या चारों तरफ से विंड आ रहा है और विंड यहाँ आने के बाद यहाँ पर से ठीक ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठने के कारण यहाँ कन्वर्जेंस ऑफ एयर जो है यहाँ आकर के ऊपर उठने लगता है और स्वाभाविक रूप से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और साइक्लोन की स्थिति क्रिएट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है, हवा जो है ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है, नीचे के उतरने के बाद वो दोनों चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ एंटी साइक्लोन का निर्माण होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सेंटर में हाई प्रेशर और उसके बाद लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट होती है। तो ये है आपका डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस होने के कारण लो और हाई का बनना। अब टेम्परेचर और डेंसिटी के संबंध की हम लोग बात करने जा रहे हैं। टेम्परेचर और डेंसिटी में हम लोग किसी भी मैप पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सी लेवल प्रेशर को यदि देखना है तो हमें अपने बैरोमीटर को एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात है कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जैसे आइसोबार्स या समदाब रेखाएं, समान दबाव को वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो मैप पे खींची जाती है, लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। यहाँ आइसोबार में एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि आइसोबार बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब वहाँ स्ट्रॉन्गर विंड है और प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और यदि किसी जगह पे हम देखते हैं कि मैप पर यदि आइसोबार बेहद पास पास हैं तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर का बदलाव बहुत कम दूरी में बहुत तेज बदलाव आ रहा है, इसलिए उसको हम कहेंगे कि वहाँ हाई प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी प्रेशर का ग्रेडियंट जो है वह काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। यदि आइसोबार्स काफ़ी दूर दूर में है, इसका मतलब कि दबाव में परिवर्तन धीमी गति से हो रहा है और वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो लो है या वीक प्रेशर ग्रेडियंट है। वहाँ पर विंड का जो मूवमेंट है वो स्लो होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और पहलुओं को डिस्कस करेंगे।